बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्ला जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, एक तो जो नया अदालती साल शुरू हुआ उसके हवाले से एक बड़ी अहम तकरीब का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह हुआ। उसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। और फिर एक फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई जजेस साहिबान की, जिससे 4 जजेस साहिबान ने जिसका बाइकआउट किया और एक ख़त भी उन्होंने लिखा। उस ख़त में बड़े अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज जो सुबह जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने। और उस खिताब के अख्तिताम पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने क्यों कही हैं। बतौर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बड़ा ही एक लेम किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। और अब उसके ऊपर भी एनालाइज करेंगे। वो ये कहते हैं कि सियासी मुकदमात अदलिया जो है उनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करे। सियासी मुकदमात कौन से होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। और कौन ये तय करेगा कि ये सियासी मुकदमात हैं और अब हम इन मुकदमात पर समाअत नहीं करेंगे। तो मतीउल्ला जान साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो चले नया अदालती साल भी शुरू हो चुका है। हम ब्रीफली बात कर लेंगे गुज़िश्ता 1 साल के दौरान अदलिया की जो आला कारकर्दगी रही है। जिस तरह आज हमें तासुर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस तमाम ने ही अच्छे की रिपोर्ट दी है और तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं। आप क्या कहते हैं कि वो जो तारीफ़ें की गई हैं वो वेल डिज़र्व्ड हैं, वेल अर्न्ड हैं? और फिर जो अटॉर्नी जनरल ने गुफ्तगू की है उसको ज़रा बताइएगा। देखिए, अटॉर्नी जनरल तो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में भी और वज़ीर कानून भी थे। जनरल ज़ियाउल-हक के पास भी एक आध अटॉर्नी जनरल होते थे, फिर वज़ीर कानून होते थे, बड़े बड़े वकला होते थे। शरीफुद्दीन पीरज़ादा तो आपको पता ही है जी। उनका क्या काम थे। फिर जनरल मुशर्रफ को भी नसीब हुए बड़े बड़े मोटे ताज़े वकला, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून। ये जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं, ये वाहिद अटॉर्नी जनरल हैं जो बज़ाहिर एक सिविलियन हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये अटॉर्नी कम और जनरल ज़्यादा हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये वो अटॉर्नी जनरल हैं जो अपने जब हलके में जाते हैं अपने गांव में, तो वहाँ पे फूलों के हार इनको पहनाए जाते हैं और ये सड़कों खंबे टूटियों का इफ्तिताह करते हैं। और ये पंजाब गवर्नमेंट से जो है तरक्याती फ़ंड्स मांगते हैं। वहाँ पे तकरीरें करते हैं खड़े होके रोस्टम के ऊपर सियासतदानों की तरह। और इनकी जो पॉलिटिकल फैमिली है उसके लिए ये लिटरली वोट भी मांग रहे होते हैं। और इनके मुंह से ये जुमला निकलना कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बड़ी मैं समझता हूँ मुनाफ़िकत क्या होगी, तज़ाद क्या होगा कि ये वो अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने आज़म रज़ीद तारड़ जैसे वकील और वज़ीर कानून के साथ मिलके एक ऐसी आईनी तरमीम लाई है कि जिसने सियासत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा दिया है, बल्कि हमारी पूरी अदलिया के अंदर घुसा दिया है। अब 4 पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं जुडिशल कमीशन में, जो ये फैसला नहीं करता सिर्फ कि कौन सा जो है वकील हाई कोर्ट का जज बनेगा या कौन सा हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, बल्कि वो ये भी फैसला करता है कि कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा। यानी आईनी बेंच भी बना रहे हैं ये सियासतदान। और ये किस मुंह से ये कह रहे हैं आज अपनी तकरीर में कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जो सियासी मामलात में पढ़ना था वो तो उसी वक्त पढ़ गई थी जब आपने 26वीं यानी तरमीम लाई, जब आपने एक मैंडेट चोरी किया, जब उस मैंडेट के चोरी होने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको आपने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जब आपने 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को मुकर्रर नहीं किया, जब आपने एक सबसे बड़ी सियासी जमात का 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले बल्ला छीना, तो वो क्या था? क्या वो सियासत नहीं थी? और ये वो अटॉर्नी जनरल हैं जो भरपूर अंदाज से हिमायत करते रहे इन तमाम इक़दामात की सुप्रीम कोर्ट के, और आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनरल ज़्यादा और अटॉर्नी कम है कि सियासत और सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत जब भी आई है तो वो माजी के जर्नलों की तरफ से हमें देखने को मिली है, जो आज तक मैं समझता हूँ सियासतदानों और सियासी जमातों के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। आज भी ये का अमल जारी है। और अटॉर्नी जनरल सियासत को गाली बना के रख दिया इन्होंने, क्योंकि सियासत तो कभी इस मुल्क में होने ही नहीं दी गई। कभी कहा जाता है कि सियासतदान करप्ट हैं, लूट के खा गए, कभी 10%, कभी 20%, कभी फलां परसेंट। और अब जो है वो ये जो तोशाखाना के केसेस जनाब, घड़ी खा गया, लेक्नर्स खा गया,
यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे बज़ाहिर शरीफ आदमी को भी ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे ख्याल में इल्ज़ाम तो ठीक था, लेकिन कोई इतना भी संगीन नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह दें लोगों को कि सियासत बहुत बुरी चीज़ है या सियासतदान जो है वो बहुत बुरे हैं। इसमें एक और चीज़ भी है ना कि देखें, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करना था, वो आप कर लिया आपने। जो सियासत आप अदालतों से चाहते थे वो आपने कर लिया। अब आप कहते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आप सियासत ना करें, मतलब अब अगली बारी हमारी जो आनी है वो ना ही आए तो बेहतर है। आप कैसे देखते हैं अटॉर्नी जनरल साहब के इस बयान को, इस बेसिकली तजवीज़ ये पुट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जजेस साहिबान के सामने? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या उनके लाइक माइंडेड कुछ जजेस साहिबान हैं जिन्होंने रिसेंटली 26वीं आईनी तरमीम को भी आड़े हाथों लिया है, जो वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उस पर सवालात उठाए हैं, कुछ खतूत लिखे हैं, और बिलखसूस जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके बाद ये एक तरीके से उन्हें बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है आईनी बेंच के अलावा वो इन मामलात में ना आए? एक तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन वो अभी क्या मतलब ये बात जो है वो बावर कराने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे केसेस ना सुने, पॉलिटिकल नोयत के केसेस। अब पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल नोयत के केसेस हैं कौन से, हमें ये भी देखना होगा। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो किस एंगल से उसको जो है वो देख रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें इस वक्त पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो पीटीआई के हैं, पीटीआई की लीडरशिप की हैं, इमरान खान के केसेस हैं, ठीक है। एक तो ये मतलब इनको हम पॉलिटिकल केसेस कह लें। क्या सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल केसेस मतलब ये है कि क्योंकि वो पॉलिटिकल हैं तो केस सुनने ही नहीं चाहिए। एक तरफ हुकूमत जो है वो कहती है जी हमारा तो मसला है ही नहीं है ना, वो क्या वो अतरम नल्ला साहब ने मिसाल दी थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके जो ट्रायल जब सुप्रीम जी कोर्ट जी। में आया तो उन्होंने बीबीसी ने जो है वो उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक से पूछा कि क्या पोजीशन है, आप क्या प्रेशर होगा जजेस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी अदलिया तो आज़ाद है, तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो वो होगा। तो उसके बाद जजेस ने कहा कि हम पर तो प्रेशर था और हमने प्रेशर में ये फैसले दिए। तो ये सारा एक तरफ हुकूमत कहती है जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो अदलिया का काम है, वो अदालतें अगर उनको इंसाफ अगर उनको रिहा करेंगी तो हम कर देंगे। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं जी सियासी मुकदमे ही ना सुने या सियासी मामलात को ना सुने। अच्छा एक एंगल तो ये है मतलब कि एक आपका मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के केसेस हैं हुकूमती, दूसरे वो केसेस हैं जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें टैक्स मैटर्स, अब पिछले दिनों जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब चीफ जस्टिस से मिले थे, इस वक्त आज भी सुपर टैक्स के केसेस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने, वो को 2000 की तादाद बता रहे थे। पिछले दिनों ये जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो वो जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच से टैक्स केस लेकर सारे हुकूमत के हक़ में ना फैसले करके तो वो फारिग कर दिए। इसका मतलब यह है कि आईनी बेंच जो है वो ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना उन्होंने कहा सारे क्लब करें और हुकूमत के हक़ में फैसले कर दें। मतलब ये कि आपने नेशनल इंटरेस्ट है ना सर? नहीं, नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि अटॉर्नी जनरल मतलब बात उनकी समझ को सिर पैर जो समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल ने वो जो उनका एक्चुअल काम था वो भूल चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ ये नहीं किया, अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये अंडरटेकिंग दी जो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मिसिंग पर्सन्स आज के बाद कोई बंदा मिसिंग नहीं होगा, और उसके बाद कितने लोग मिसिंग हुए। फिर मिलिट्री कोर्ट्स के केस में अटॉर्नी जनरल ने जो यकीन दहानियाँ कराई वो जस्टिस आयशा मलिक और दूसरे जजेस ने रिकॉर्ड पे रखी कि ये लिखी हुई यकीन दहानियाँ जी राइट टू अपील वाला मामला अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अटॉर्नी जनरल का फोकस पॉइंट ये था कि आप मामला भेजें पार्लियामान को, पार्लियामान मिलिट्री कोर्ट्स को देखेगी कि उसमें राइट टू अपील जो है वो हाई कोर्ट्स में दिया जाए। और वो 45 दिन पता नहीं कहाँ के, वो मई 7 को फैसला आया था और आज देख लें 4 माह हो गए, 4 माह जब उस फैसले को उन्हें लिफ्ट ही नहीं करवाई। तो अटॉर्नी जनरल बुनियादी तौर पर वो मेरे ख्याल में सियासत ही करनी है उन्होंने, वो अपने जो है वो गलियाँ नालियाँ जो खुशाब में बनवानी है, तकरीरें करनी हैं, वहाँ सारा कुछ जो है वो चल रहा है। उनके नाम के बड़े जनाब गाने वाने भी बन रहे हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि पता नहीं ओपन चेक हैं, पंजाब हुकूमत जो है वो मतलब अटॉर्नी जनरल देखिए ब्लैंक चेक्स की सॉरी, तो अटॉर्नी जनरल अपनी पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत से वो सारे फंड्स ले रहे हैं जो फंड्स वहाँ के मुकामी एमएनए या एमपीए ने इस्तेमाल करने थे, वो अटॉर्नी जनरल साहब करके अपने किसी भाई बहन या खुद या सेनेटर बन जाएंगे या एमएनए शिप पे आ जाएंगे। तो एक्चुअल जो उनका काम था वो काम तो उन्होंने किया नहीं है। वो मतलब वो कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे और इतने 26वीं आईनी तरमीम करवा दी, पूरी अदलिया का भट्ठा जो है वो बिठा दिया है। अब देखिए इसमें एक ऐड करना चाहूँगा जी, अटॉर्नी जनरल साहब की जो तकरीर है, ये जो आज की तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में
बज़ाहिर कहना चाह रहे हैं कि वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है, वक्त ज़ाया होता है, आम लोगों के केस नहीं लगते। ये वैसे ही है कि जैसे लाहौर में एक शाही मोहल्ला है, उसके जो है ना बालकोनी में अमूमन कुछ लोग खड़े होके वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे होते हैं। तो कोई अगर उन्हें जाके पूछे कि भाई ये क्या बदतमीजी है, वो कहेंगे हम तो कह रहे हैं हमारी तरफ नहीं आना। तो मतलब ये अटॉर्नी जनरल साहब के बयान से तो यही लगता है कि आप अंदाज़ा करें कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने मदद दी, और पार्लियामेंट में जो कि आप फॉर्म 45-47 का केस देख लेना, वो केसेस क्यों नहीं लग रहे 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली वाले। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस ना लगा के भी सियासत कर रही है। ये सिर्फ केस लगा के सियासी मामलात को सुनना, सिर्फ ये सियासत नहीं है। कोई अहम आइनी मामले को इसलिए ना लगाना कि उससे पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बदल सकती है, ये भी तो सियासत है। क्या ये सियासत नहीं है? तो ये मखसूस नशस्तों के अंदर जो हुक्मरान इत्तेहाद को सुप्रीम कोर्ट ने माले गनीमत के तौर पे मखसूस नशस्तें उनको दे दी हैं, क्या ये सियासत नहीं है? और उस सियासत पे अटॉर्नी जनरल बड़े खुश हैं। उस सियासत पे तो अटॉर्नी जनरल तालियां बजाते हैं, उस सियासत पे अटॉर्नी जनरल भंगड़े डालते हैं, ढोल ढमक्के बजाते हैं, लेकिन बाकी सियासत उनको अच्छी नहीं लगती। वो सियासत जो किसी अपोजिशन की सियासी जमात के हक में कोई फैसला हो, वो सियासी हो जाता है। हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि उनकी नज़र में जो सियासी केस से मुराद जो है वो 26वीं तरमीम भी हो, कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस बिल्कुल ना आपने पहले अच्छा किया, सुना नहीं है, और अब मजीद भी नहीं लगाना आपने केस, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। बेसिकली वो ये शायद कह रहे हैं कि पार्लिमान जुडिशरी में इंक्रोच कर सकती है, जुडिशरी जो है वो पार्लिमान की तरफ इंक्रोच ना करे। लेकिन इसमें एक बड़ी थिन लाइन है सर। एक जानिब हम कह रहे हैं कि चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा केसेस हैं मुख्तलिफ, उन्हें हम सियासी केसेस कह सकते हैं, लेकिन सर देखिए एक पूरा तरीकाकार है जुडिशरी के अंदर, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में केसेस ने आना है। तो क्या अब ये तफरीक वहाँ पर डाल दी जाएगी कि तोशा खाना केस के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए ही नहीं, जो भी फैसला आएगा? मतलब कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये अगर इसमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हेड इन्वॉल्व है, उसका केस है, तो ये पॉलिटिकल केस हो गया। जो लीगल उसके अंदर एक डेफिनेशन होती है केस की, उसको हम बिल्कुल ही साइड पर रख रहे हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं, जैसे 9 मई के केसेस हैं, 9 मई के केसेस को भी हम सियासी केसेस समझेंगे। ये क्या अटॉर्नी जनरल साहब तस्लीम कर रहे हैं कि जो हमने केसेस बनाए हैं एक पर्टिकुलर सियासी जमात के ऊपर, ये तमाम सियासी नौयत के केसेस हैं? देखिए, मैंने जब आपको कहा था ना कि जनरल ज़्यादा है अटारनी कम में, तो बेसिकली आपने एक नारा सुना होगा जो प्रोफेसर तारिक कादरी ने लगाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो सियासत के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में अज़ल से किया जा रहा है, और ज़्यादातर ये अटारनी जनरल टाइप लोगों की तरफ से ही होता रहा है। तो और ये जो इस वक्त केसेस हैं, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, ये सिर्फ 9 मई का मामला नहीं है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली का भी मामला है, ये 26वीं आईनी तरमीम का भी मामला है, ये मखसूस नशस्तों के ख़िलाफ़ जो अभी जो मैटर जो डिसाइड हुआ है, ये उसका भी मामला है। बैलेंस ऑफ पावर आपने चेंज कर दिया है, और ये फिर आने वाले वक्त का भी मामला है। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर भी जो कुछ पार्लियामेंट करने जा रही है, और जो पार्लियामेंट अगर ईवान सदर में किसी को बावर्दी बिठाना चाह रही है, ठीक है, पार्लियामेंट अगर जो है वो सदारती निज़ाम लाना चाह रही है, छोटे सूबे बनाना चाह रही है, तो अटॉर्नी जनरल शायद ख़बरदार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारे सियासी मामलात हैं, आप इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, ये फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ एक माहौल बनाया जा रहा है। अफसोस इस बात का है जो आइनी बेंच के जजेस हैं, वो सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि वो तो मैं समझता हूँ कि कानून से भी आ रही हैं, और आइन जो है वो क्या है, आइन है ही एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म सियासत का, जमहूरियत का, पॉलिटिकल प्रोसेस का, और आइन के अंदर डिफ़ाइन किया गया है रियासत। तो वो जब कहते हैं ना कि सियासत मामलात में ना पढ़ो, तो बुनियादी तौर पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये इमरान खान के केसेस में आप इसमें ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, और ये सियासी मामलात में आप ना पढ़ें। आप सिर्फ आइन की वो तशरीह करें कि जिस तशरीह का फ़ायदा जो है वो रियासत को हो, सियासत को ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने करना था वो तो हम कर छोड़ा है हमने, तो हम अब हमारी बारी ना ही आए तो बेहतर है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आज 4 जजेस साहिबान की जानिब से ख़त आया है। पहले हमने देखा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कराची में एक तकरीब से खिताब किया, बड़ा धुआंधार खिताब था। उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा एक पर्टिनेंट आप कह सकते हैं ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए थे।
और फिर आज 2 मज़ीद जजेस उनके साथ ऐड हो गए। मुश्तरका तौर पर 4 जजेस का ये ख़त आया, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो अब एक फ़िज़ा कायम हो चुकी है, क्योंकि ये 4 नहीं है, इससे कबल हम देख चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब को। तो अब आपको लग रहा है जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं अदलिया के अंदर, आला अदलिया के अंदर, उन्हें अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि यही वक्त है जो हमारे कंसर्न्स हैं उन्हें हम पब्लिकली सामने लेकर आएँ और बावर कराएं दुनिया को कि भाई हो क्या रहा है। क्योंकि आज के ख़त के अंदर एक बड़ा अहम जुमला उन्होंने लिखा कि पता तो चले लोगों को कि कैसे रूल्स को पास किया गया, किस तरीके से फुल कोर्ट मीटिंग के पहले फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई और बाद अज़ा ये तासर उसको लीगल कवर देने के लिए कि हम फुल कोर्ट ये कर रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन है जो असूल पसंद और आइन पसंद जजेस हैं उनके बीच में, कि पहले भी उनसे कोताही हुई, पहले भी उनसे सुस्ती हुई। अगर वो बर वक्त अपना ऐसा रद्द-ए-अमल देते और कोई ठोस रद्द-ए-अमल देते तो शायद 26वीं आइनी तरमीम जैसा अदलिया पे जो हमला हुआ है वो भी ना हो पाता। तो अब की बार मुझे लगता है कि ये 27वीं आइनी तरमीम से पहले जो है अपने सफ़बंदी हो रही है, और जितनी भी आइन पसंद और कानून पसंद कुव्वतें हैं उनको भी मोबिलाइज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस हैं, और ये सिर्फ 4 नहीं हैं, ये 4 तो वो हैं ना जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये और भी जजेस हैं और वो भी अब एक मुनासिब वक्त में सामने आएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, मैं समझता हूँ लाहौर, बलूचिस्तान और जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ पे भी जो जजेस के अंदर ये रियलाइजेशन है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कुछ भी अदलिया के साथ हुआ था वो हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे भी एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब की बार ये मामला उस तरह रुकेगा नहीं जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले रुका था, और उसका खमियाजा आज पूरी अदलिया और पूरी कौम भुगत रही है। कि हमारा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हमारे आइन में लिखा है कि भाई जिस शख्स को आप गिरफ़्तार करेंगे वो 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करेंगे, जिसको आप डिटेन करेंगे। ये आइन में लिखा है और ये पूरी दुनिया का एक असूल है कि आपने ऐसा करना है। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आज अपनी तकरीर में बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी मेरी फेवरेट है। पहले तो उन्होंने ये कहा मेरी फेवरेट है। वो फेवरेट क्यों है? क्योंकि शायद अब वो वाहिद इदारा है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल रह गया है, थोड़ा बहुत लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान की अदलिया का सरबराह है। वो वाहिद इदारा है नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी। इदारा क्या है? एक फोरम है, एक मीटिंग है, एक NGO है। वो इकट्ठे होते हैं चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करते हैं और डिसाइड क्या करते हैं? डिसाइड ये करते हैं कि जनाब ये फ़ैसला हुआ है कि आइंदा जो शख्स भी पाकिस्तानी जो है वो डिटेन होगा उसको 24 घंटे में अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब का लेवल है, उनके अंडरस्टैंडिंग है, उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखें। इसको नाम जो है वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का नाम दे जी, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का नाम दे रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जो लोग लापता होते हैं अब जो है ना वो इदारे उनको 24 घंटे में, और खुद ही कह रहे हैं जो डिटेन होते हैं। और भाई जब वो इदारे मानते ही नहीं है कि हमने डिटेन किया है, हमने अरेस्ट किया है, तो वो आपके नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी हो जो आपके आइन को नहीं मानते, जो आपके अदालतों के अहकामात के, आपके लापता अफराद के कमीशन के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को नहीं मानते, वो चीफ जस्टिस के किसी कमेटी जो उन्होंने डाली हुई है चीफ जस्टिस ने, जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, वो उसके कहने के ऊपर बंदे पेश करना शुरू कर देंगे। मतलब आप लेवल देखें, IQ लेवल देखें चीफ जस्टिस का कि भाई नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने फैसला किया है। तो चीफ जस्टिस साहब इंश्योर करेंगे ना कि सर अमल दरामद हो उनकी यार फॉर गॉड सेक, आज तक सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने लापता अफराद के मुकदमात आए हैं? हाई कोर्ट के में कितने पेंडिंग हैं? मुझे आप बताएं, आज तक कोई एक ऐसी ठोस जजमेंट आई है कि जिसमें ये डिक्लेयर किया जाए कि ये जो लापता अफराद जिन लोगों से बरामद होते हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन लोगों को जेलों में डाला जाए, उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए, उन्हें सैक किया जाए, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलें अगर वो फौजी एहलकार हैं, खुफिया एहलकार हैं। कोई एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की आप बता दें। एक जस्टिस अतम अल्लाह अपनी जजमेंट का वो काफ़ी जिक्र करते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में दी थी, वो साजिदा बीबी का केस था शायद, मगर उसमें भी क्या था? कंपनसेशन थी ना।
मुझे तो जैसे अतर मंडल से मैं मानता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी दी। उसमें कंपनसेशन भी थी और महकमाना कार्रवाइयाँ भी थी कि इन लोगों के खिलाफ आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ की जाएं। बात वही होगी ना कि आइडेंटिफाई किया जाए। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने कौन से जो है एविडेंस उसमें कोई कमीशन बनाया कि प्रूव किया जाए इंडिपेंडेंटली? तो मसला ये है कि कोई हमारी अदलिया, हमारी सुप्रीम कोर्ट मिसिंग पर्सन के मामले पे खुद जस्टिस अतर मंडल ने तस्लीम किया कि हमारी अदलिया जो है वो नाकाम हो चुकी है और ये हमारा फेलियर है। हम जो है लापता अफराद के, लवाकिन की उम्मीदों पर, तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे और ये हमारे जस्टिस सिस्टम का फेलियर है, ये जस्टिस अतर मंडल ने कहा। तो मुझे बताएं कि जिस चीफ जस्टिस साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो बड़े फ़ख्र से जो मुख्तलिफ दुकानें खुली हुई हैं, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में मैंने ये किया, जुडिशल एकेडमी में ये किया, मैंने जो है वो जुडिशल काउंसिल में मैंने इतनी दरख्वास्तें निपटाई। भाई साहब, ये किसी सिविल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी या एसीआर तो हो सकती है, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कारकर्दगी की रिपोर्ट नहीं हो सकती। इट्स अ शेमफुल थिंग कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब एंड पे आदादुशुमार और नंबर गेम खेलना पड़ती है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। इट्स सच अ शेमफुल। चीफ जस्टिस, आप दुनिया के चीफ जस्टिस की तारीख अगर आप पढ़ें, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर रिसर्च की है, उनकी जो जजमेंट्स हैं वो तहकीकी मकाले हैं, वो रेफरेंस हैं दुनिया की फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी की जो मूवमेंट चली है उन हवाले से। हमारे जजेस क्या करते हैं? ये फैसिलिटेशन सेंटर, ये टॉयलेट का इफ्तिताह कर दिया, ये जनाब पाइपें बिछा दी, ये जनाब साइलिन आएंगे, इधर बैठेंगे, इधर पक्खा लगा दिया। बजाय इसके कि आप उन साइलिन के इंसाफ दें, उनके मुकदमात को फैसला करें, आप उनके लिए उधर लेटने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उधर सराय खोल दिया आपने। वो तो खुद मिसाल दी है उन्होंने कि डेरा इस्माइल खान किसी जेल में वो शायद गए और वहाँ पे उन्होंने बताया जो जेल हुकाम थे कि इनके लिए हमने खाने का, पीने का, फलां पानी का ये बंदोबस्त किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो जो कैदी है उससे मेरी मुलाकात करवाएं। तो उसने फिर ये बात की कि उसने कहा मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मेरा केस पड़ा हुआ है, मेरे केस का फैसला। मैं सलाखों के इस तरफ था, वो दूसरी जानिब थे कैदी। तो मैंने मैंने उनसे उनसे समझ रहा था मैंने कहते हैं कैदी कह रहा होगा ये कैदी है, मैं साहब। चीफ साहब ने पूछा कि ये चीफ साहब को रियलाइज होगा कुछ अरसे के बाद आपको याद है पागल खाने में भी एक चीफ जस्टिस चला गया था, उसने कहा कि पागल ने पूछा आप कौन हो? चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस हूँ। उसने कहा इधर आने से पहले मैं भी यही कहता था। ये इजराइल तफन्नुन था नाज़रीन। लेकिन जो याही अफरीदी साहब हैं, उन्होंने एक कैदी से आज खुद बताया कि वो सलाखों की दूसरी जानिब खड़े थे। उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सहूलत दरकार है तो बताएं क्या आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो इंसाफ चाहिए, मेरी एक फ़ाइल आपके पास पड़ी है, मैं उसके ऊपर फैसला कर दें, मेरे लिए यही बड़ी सहूलत है। तो ये खैर अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये बात बताई और उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर हमने ऐसा काम किया है कि 2017-18 की जो अपीलें थी अब हम उन्हें 2021 तक ले आए हैं और उसमें हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस का अब कहते हैं जो फौजदारी बेंच है उन्होंने अच्छा काम किया है और वी मस्ट अप्रिशिएट देम। तो अब साकिब बशीर साहब, ये जो 4 जजेस साहिबान की हम सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं, मती भाई कह रहे हैं कि 4 के अलावा और भी हैं और हमारी भी ऐसी ही इतलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो करना था वो तो कर छोड़ा गया, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, रूल्स वहाँ पर भी जिस तर्ज पर मंजूर करवाए गए यहाँ पर भी करवा लिए गए समवट। अब आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैरवी कौन कर रहा है? मतलब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जहाँ 25 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस याही अफरीदी हैं, एक आइनी बेंच भी है, दूसरी तरफ तो 11 जज हैं, एक चीफ जस्टिस है। तो पैरवी कौन कर रहा है? मुझे तो ऐसे लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पैरवी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि उन जिस तरह उन्होंने जो है वो मंजूर करवाए हैं, रूल्स मंजूर करवाए हैं। चलें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुए नहीं है, लेकिन ये है कि हाई कोर्ट का बाबा तो जो सूरत हाल मतलब जो ये कहना ये असिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों को असिस्ट शायद एक ही। हाँ, तो ये कहना कि 4 जजेस जो है वो अलग थलग हो गए हैं। अच्छा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खतूत आए तो मैंने अपने तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से चेक किया कि 2 जजेस के खतूत आए हैं। क्या ये अब जो तादाद 6 से 5 हुई थी, 5 से अब 2 हो गई है? मतलब 6 से 5 भी हुई थी ना, जैसे सरवार मोहम्मद ताहिर। तो
वो फिर ज़राए ने ये कंफर्म किया ऐसी बात नहीं है। वो एक चीज़ मतलब उन्होंने पहुंचानी थी, रिकॉर्ड पे लानी थी। वो 1 लाए, 2 लाए या 3 लाए, वो मैटर नहीं करता। सारे लोग जो है एक किसी भी काज के लिए आप कहें या उसको जो भी नाम दे लें, वो उस पे इकट्ठे हैं आज भी। तो आज भी इन 4 जजेस के अलावा आज जब जो फुल कोर्ट की मीटिंग थी, उसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर का जब वहाँ पे इफ्तिताह हो रहा था, तो उस इफ्तिताह के दौरान 3-4 जजेस से 5 जजेस से तो हमें हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ। तो उनके जो अल्फाज थे, वो जिस तरह बात कर रहे थे, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उनसे अलग थलग हैं। तो इससे ये कहना, एक दो तो आईनी बेंच के भी रुकन। जी आईनी बेंच के भी रुकन है, तो इससे ये कहना कि ये 4 हो गए हैं और बाकी सारे याया अफरीदी साहब ने फतह कर लिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह डिवीजन है जिसको ख़त्म करना जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी का ही काम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वन लाइनर इसका क्रक्स ये है कि जो भी कलम उठाता है, लिखता है, उसका कंक्लूजन ये निकालता है कि भाई 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाओ, लगा के सुनो, सुनकर फैसला करो। और वो जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है, एक्चुअली वो मुतालबा तो यही किया जाता है कि वो जो उस वक्त 15 जज थे, जिस वक्त 21 अक्टूबर 2024 को ये मंजूर हुई थी 26वीं तरमीम, वही जज ये केस सुने। अगरचे वो तो शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन वो कहते हैं कि केस सुने, लगाएं और फैसला करें। आज भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी लग जाए, ये केस जल्दी लग जाए, कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतना इंपॉर्टेंट केस कि जिसके खुद ये बेनिफिशरी हैं, मतलब जैसे जमाल खान मंदोखेल आइनी बेंचेस की कमेटी में भी हैं, आइनी बेंच में भी हैं, इसी तरह जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, याया अफरीदी साहब हैं, ये सारे बेनिफिशरी हैं। इनको तो चाहिए था कि ये जो है वो मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, इनसे ज़्यादा तेज़ी से कहते जी इनका डिसाइड करें जी ये कौन सा। वो बात की थी उसने जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में। उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना बैठते हैं, रोज़ाना हमारे सामने जो पब्लिक ऑफिसर्स आते हैं, हम उनको सबक दे रहे होते हैं कि भाई आपका इख्तियार है, आप किंग नहीं है। जब वो कहता है कि हम उनको कह रहे होते हैं, तो हमें अपने आप पे भी अप्लाई करना चाहिए, और हमारा जो चीफ जस्टिस है या जज है वो अपने आप को किंग ना समझे। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज जब हर दूसरे चौथे केस में इस किस्म की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप बेनिफिशरी हैं, इस किस्म की बातें करते हैं, तो दूसरों के लिए तो अपने आप पे क्यों नहीं जो है वो अप्लाई करते हैं। सर मुनसफ के कुर्सी पर बैठे हैं, वहाँ पर ये इतलाक नहीं होता है इस चीज़ का। लेकिन इसमें एक चीज़ भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी आपने जमाल खान मंदोखेल साहब की बात की, बड़े काबिल जज हैं। उन्होंने न सिर्फ आज ये बात की, बल्कि इससे पहले भी जब फौजी अदालतों का केस नहीं लग रहा था ना, तो हमने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द लग रहा है। तो वो बहुत जल्द, तकरीबन 2 माह बाद आया था। तो अब देखते हैं, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अकेले तो है नहीं कि उन्होंने केस फिक्स कर देना है। एक पूरी कमेटी है, और आईनी कमेटी आपको मालूम है बड़ी सोच ऐसे लगता है कि आईनी बेंचेस के जजेस को या तो कम्युनिकेट किया गया है, या उनको ये पता है कि 27वीं तरमीम आनी है और वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम आए और उसमें जो कुछ है वो कटा छटा खुल जाए, फिर एक नया मामला खुल जाए कि 26वीं का कटा अभी बंदा नहीं है तो 27वीं आ गई है, 27वीं को भी चैलेंज हो जाए। लेकिन ये जो 4 जजेस हैं, ये 27वीं का इंतजार नहीं कर रहे। ये तो सर इन्होंने 26वीं का करके पछताया है पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि आईनी बेंचेस की कमेटी को आज में, कल में बैठ कर ये फैसला करना चाहिए जी हम बाकी काम छोड़ छाड़ के हम एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना 26वीं तरमीम को सुनने लगे हैं और इसको डिसाइड करके उठेंगे, बाकी केस पीछे कर दें। देखते हैं वो कब। आपको पता है जब नैब तरमीम के खिलाफ केस लगा हुआ था, तो हुकूमत ने उस दौरान दूसरी तरमीम कर दी, मज़ीद तरमीम कर दी थी। तो अब ये 26वीं तरमीम का अगर लग जाता है, तो 27वीं अगर आ गई तो फिर आईनी बेंच को भी मौका मिल जाएगा। well, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो 1 साल हो गया है, 26वीं आईनी तरमीम मुकर्रर नहीं हुई, अब 27वीं की बाज़गश्त है। जजेस साहिबान क्या कुछ कर सकते हैं? अब 4 हैं, कल को 6 हो जाएंगे, 6 भी हो जाएंगे, तो वो क्या कर पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। ये तो अब वक्त आने पर मालूम होगा, इसका जवाब हमें मिलता करने है। को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर एक भी जज हो ना तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उन्हें क्यों इश्तियाल दिला रहे हैं? बहरहाल इश्तियाल से याद आया, आज एक और बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर। हमारे एक कुलीग हैं तैयब बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो वहाँ पर गए और उनके साथ एक आप कह सकते हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया और गालियाँ भी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी बहन अलीमा खानम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी।
इस वाक़े पर आप क्या कहेंगे मती भाई, जो तैयब बलोच साहब के साथ आज हुआ? 2-4 रोज़ से हम देख रहे थे वो भी बड़े सख्त सवालात पूछ रहे थे और बार-बार ये कहा जा रहा था कि जानबूझकर इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है। तो बिल-आखिर वो कामयाब हो गए इश्तियाल दिलाने में? देखें, इश्तियाल दिलाना तो यकीनन जुर्म है, मगर जो बंदा इश्तियाल में आ जाता है ना, वो उससे बड़ा जुर्म करता है। ठीक है, ये कोई बात नहीं है कि हमारे कारकुन इश्तियाल में आ गए। हर सियासी जमात जो है वो अपने मुश्तइल कारकुनों के इश्तियाल की ज़िम्मेदार है। 9 मई को भी यही हुआ, ठीक है ना। बड़ी तादाद में कारकुन जो इश्तियाल में आए, बाद में फिर भुगतना किसको पड़ा, नुकसान किसका हुआ। और आप यकीन करें, जब किसी शख्स को सज़ा होती है ना, तो वो तो उसके जुर्म की सज़ा शायद होती है, लेकिन जब आप एक सियासी जमात को डैमेज कर देते हैं, उसको बहाना बना के किसी भी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई को या जुर्म को, तो वो सियासी जमात का नुकसान नहीं होता, उस पूरे निज़ाम का, जमहूरियत का, पूरी कौम का नुकसान होता है। चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है। जो कुछ जनरल ज़िया-उल हक ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, उसका भी नुकसान कौम को हुआ, और आज अगर पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसका नुकसान भी हमें हो रहा है। तो मैं समझता हूँ तैयब के साथ जो तशद्दुद किया पीटीआई के लोगों ने, वो इनफरादी अमल था। लोग यकीनन कारकुन मुश्तइल थे, लेकिन अपने गुस्से का यूं इजहार, इसका कोई जवाज़ नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ जो एफआईआर काटी है, मैं अगर सहाफ़ी हूँ तो अलीमा खान वहाँ मौजूद थी, लेकिन एफआईआर आपने एक सहाफ़ी को सामने रख के, अलीमा खान या जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो वीडियोज़ में नज़र आ रही हैं कि वो ना तो ख़ुद कोई तशद्दुद कर रही हैं, ना वो किसी को कह रही हैं, बल्कि उन्होंने बाद में कहा भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजोता साहब तो कह रहे थे। पंचोता साहब कह रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो बिल्कुल होना चाहिए। मगर अलीमा खान का नाम बीच में डालना, मैं समझता हूँ सहाफ़ी को सामने आके कहना चाहिए कि मैंने अलीमा खान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन अगर सहाफ़ी भी खामोश है तो इसका मतलब है वो सहाफ़ी भी फिर सियासत पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि तैयब साहब बड़े समझदार हैं, और वो कम से कम अलीमा खान की हद तक अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। मगर जिन्होंने जो किया वो वीडियो पर नज़र आ रहा है, चाहे नहीं पछोता है या दो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए उनके जुर्म की। इनकी जो सज़ा कानून में बनती है, क्या सज़ा है बाय द वे? तो नहीं, सज़ा जो है वो पुलिस पर्चा नहीं काटती, कहते हैं हम दबाव फटा देखते, नहीं, आप देखते, दिल जला नहीं देखते। आप किस पुलिस की बात करते हैं? ये तो चलें, ये बेनिफिशरी है ना, ये हुकूमत भी इस किस्म की सिचुएशन की। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के अंदर, वो भी वीडियो मौजूद है, उसमें तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस एहलकार तशद्दुद कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये कौन सा दौर था? ये पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी, तो उस दौर में वज़ीर आला थे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे, तो वो मुकदमा तो आज तक नहीं दर्ज हुआ, बल्कि मैं आज तक नहीं दर्ज हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि पॉलिटिकल मकासद के लिए अगर कोई सहाफ़ी को आगे रख के करे तो उसको सहाफ़ी को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है जो तशद्दुद हुआ है तैयब बलोच साहब के ख़यालात कैसे हों, वो किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, वो सहाफ़ती अखलाकियात हैं नहीं हैं, उस तमाम बहस को हम साइड पे करते हैं। तशद्दुद को अगर मगर किए बग़ैर हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए भी बतौर सियासी जमात ये बेहतर है कि इससे डिस्टेंस करें, इसकी मज़म्मत करें। वो कहें कि यार ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या आपके अगेंस्ट कौन खड़ा है? एक बंदा खड़ा है जिसका नाम तैयब बलोच है, सहाफ़ी है, तो आपका मेरे ख्याल में कद बड़ा होगा कि आप उसकी मज़म्मत करें। और ऐसे वाक़यात को जो है वो उसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उधर ही अलीमा खान जो है, अब सवालात की अगर बात करें, अलीमा खान से कोई सख्त सवालात उसने करना था, क्या कर लेता? जी आप ये करप्शन का इल्ज़ाम, वो करप्शन का इल्ज़ाम, ये किया वो किया, आप सुन लेते, आप कहते नो कमेंट, आपके कोई जवाब बनता है जवाब दे देते, बात ख़त्म। इतना तशद्दुद पे उतरना और उसको उभारना मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी जितनी जो है वो करती गई है, और गैर ज़रूरी तौर पर। बाकी ये है कि पॉलिटिकली हुकूमत के मोटिव जो कुछ भी हैं दूसरी जमात के ख़िलाफ़, बतौर सहाफ़ी हमें उन मोटिव को पूरा करने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना। ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। और ये आखिर में मैं समझता हूँ कि जो अता तारड़ साहब की ट्वीट आई है, उन्होंने बड़ी मजम्मत की है वज़ीर इत्तलात साहब जो है, लेकिन अता तारड़ साहब जैसे सियासतदानों के मुँह से जो जिनकी हुकूमत है, और उनकी हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों के साथ आज तक क्या कुछ नहीं हुआ, अब उनके मुंह से जब किसी सहाफ़ी के हक़ में बात होगी तो मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ी के हक़ में नहीं जाएगी, ये उसके ख़िलाफ़ जाएगी।
ये उसके खिलाफ एक चार्जशीट है कि भाई आप किधर खड़े हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।